हेलो एवरीवन। अभी थोड़े ही टाइम पहले मैंने एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 के मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप पहले वो वीडियो को देख लीजिए। अब यार उस वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का यही कमेंट था कि मेरे मार्क्स 130 140 पे आके रुक जा रहे हैं, काफी टाइम से मैं मॉक दे रहा हूं या दे रही हूं, बट एक पर्टिकुलर लिमिट में आके मेरे मार्क्स अब रुक गए हैं, अब मेरे आगे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यार सबसे पहली बात है कि आपको एग्जैक्टली पहले मार्क्स को नहीं देखना है, आपको चेक करना है आपका कितना परसेंटाइल स्कोर आ रहा है। सपोज करिए आपने कोई मॉक दिया और उसमें आपके 130 मार्क्स तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका परसेंटाइल स्कोर उसमें 90 से ऊपर है तो वो 130 एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आपको अपने परसेंटाइल स्कोर पे ज्यादा फोकस करना है। अब देखिए, अगर इजी मॉक्स में भी आपके मार्क्स इसी के आसपास आ रहे हैं, 130 140, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं बहुत सारा अटेम्प्ट करने के बाद, पहली बात तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने बहुत सारे मॉक्स दे दिए हैं तब जाके आपके मार्क्स स्टक कर रहे हैं। ठीक, अगर आपने अभी से मॉक देना स्टार्ट किया है और 130 140 आपके आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एग्जाम तक अगर 150 160 हो जाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा मार्क्स रहने वाला है, बिकॉज वो एक रॉ स्कोर होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में भी आप 150 160 ला रहे हैं तो वो एक रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइज होने के बाद वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए, मार्क्स आपके स्टक कर गए तो उसके कुछ कारण रह सकते हैं। ठीक, तो वही कारण हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स मॉक्स में इंक्रीज कर जाए एंड एग्जाम में उससे आपको फायदा हो। देखिए, सबसे पहला रीजन तो यही है कि जितना आपको आता है 100% आप केवल उतना ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। सपोज आपको 70 ही क्वेश्चन आते हैं तो आप केवल 70 ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। 70 अटेम्प्ट आप करेंगे, इसका मतलब आप मान के चलेंगे कि इंटू 2 अगर करेंगे तो 140 मार्क्स, जबकि एग्जाम में आप देखेंगे 140 आपके नहीं आएंगे, वहां भी थोड़े कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ाना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जिन भी क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं वहां आपको 100% तुक्का लगाना है। ठीक, 3 ऑप्शन में फंस रहे हैं वहां भी आप थोड़ा सोच के लगा सकते हैं, यानी कि आपको अपनी प्रैक्टिस के दौरान चीजों को ट्राई करना है, बहुत सारे तुक्के लगा के देखने हैं कि यार मेरा आंसर सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप अगले 15 से 16 मॉक्स में देखिए, तुक्के लगा के देखिए, 100% आपको फायदा होगा यार। देखिए, जब तक हम किसी चीज को ट्राई नहीं करते हम बता ही नहीं सकते कि ये चीज हो सकती है या नहीं। अब जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तुक्के लगाने की, गेस वर्क करने की, तो आप कैसे बताएंगे कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो कम से कम एक अच्छा सैंपल साइज लीजिए, 15 से 20 मार्क्स में आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए। अपनी हैबिट बना लीजिए कि 90 से कम अटेम्प्ट तो आप करें ही ना, 90 से ऊपर आपके अटेम्प्ट रहने चाहिए। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए आपको, 25 में से 25। जीएस में आप 18 से 20 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट उसमें भी करेंगे। तो यार एक पॉइंट में आके आपको एटलीस्ट 90 अटेम्प्ट तो हर मॉक में करना है। अब सेकंड कारण ये रह सकता है कि बहुत सारे लोगों का पेपर छूट जाता है लास्ट में। अब देखिए, जो सेक्शन सबसे ज्यादा छूटने के चांसेस हैं वो नॉर्मली मैथ्स का ही रहता है, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही सेक्शन रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका पेपर आता हुआ छूट रहा है तो आप मैथ्स को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। वैसे मैं नॉर्मली रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका आता हुआ छूट जा रहा है तो यार आपको मैथ्स को पहले कर लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके 30 मिनट खत्म हो गए, अगर आपका मैथ सेक्शन खत्म नहीं हो रखा है तो आपको जितना भी आपने कर रखा है 30 मिनट में आपको उतना ही छोड़ देना है मैथ्स को, बाकी सेक्शन को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। एंड जिसमें अगेन जीएस और इंग्लिश उसको आपको पहले करना है, उसको लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, यानी कि रीजनिंग को आप लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितना आपको आता है कम से कम उतना तो अटेम्प्ट कर पाओगे ना, कम से कम एक बार गो थ्रू हो पाओगे मैथ्स में। कई बार क्या होता है, हम गो थ्रू ही नहीं हो पाते और हमारा जो पोर्शन है आगे का छूट जाता है। तो इससे ये रहेगा कि यार कम से कम मैंने क्वेश्चंस को देख लिया है, अब मेरे को आता है या नहीं वो बात की बात है। ठीक है, आप ये चीज करके देख सकते हैं। अब अगला कारण ये भी रह सकता है कि आप सही से एनालिसिस ही ना कर रहे हो। ठीक है, एनालिसिस का मतलब बेसिकली क्या हुआ, एनालिसिस का मतलब हुआ कि जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं आप देखिए कहां मिस्टेक्स कर रहे हैं और किन टाइप के क्वेश्चंस को या किन टाइप के टॉपिक्स में आप सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, एंड ट्राई कीजिए कि आप उसको तभी के तभी रेक्टिफाई कर लें। और अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन किसी भी मॉक में आ जाता है तब आप उसको ना दोहराएं। एनालिसिस का मकसद ही यही है कि अपनी गलतियों को देखना यार। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, वो 100 150 मार्क्स भी दे देंगे, वो देते जा रहे लेकिन वो एनालिसिस सही से नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। आप केवल 30 ही मॉक दीजिए, बट उसका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपको काफी ध्यान रखना है, एनालिसिस आप अच्छे से करिए एकदम। ठीक, बाकी मैंने पिछली वीडियो में बता ही रखा है किस तरीके से आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे मार्क्स देने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2-3 दिन या 3-4 दिन के लिए कोई मॉक मत दीजिए। जितने आपने मॉक्स दे रखे हैं आप उसका एनालिसिस कीजिए।
आप उनके क्वेश्चंस को उठाइए जो आपने गलत करे हैं, उन क्वेश्चंस को आप दोबारा सॉल्व कीजिए। अगर आप दोबारा फंस रहे हैं इसका मतलब आपने एनालिसिस सही से नहीं किया था, तो आप दोबारा से उन क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, जीएस इंग्लिश के क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, जीएस एंड इंग्लिश दोनों की बात मैं कर रहा हूं, जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ऐसा हुआ है। तो यार इनको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसका अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो यार आने वाले दिन 3 से 4 दिन आप ट्राई कीजिए, आप कोई मॉक मत दीजिए, बट जो आपने पहले दे रखे हैं, जितने भी मॉक्स दिए 30 40 50 60 जितने भी मॉक दे रखे हैं, उन सभी मॉक्स में गलत किए हुए क्वेश्चंस को आप दोबारा से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो वहां आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार कहां मैं मिस्टेक्स कर रहा था। इसके अलावा एक कारण रह सकता है स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग, यानी आप रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि यार अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये मार्क्स मैंने अचीव नहीं करे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी वजह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हैं, तो वो भी गलत है। देखिए किसी लेजेंड इंसान ने कहा है कि जस्ट फॉलो द प्रोसेस, डोंट पॉन्डर ओवर द रिजल्ट, यानी आप रिजल्ट की परवाह करे बिना अपने प्रोसेस को करते रहें। तो यार बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा, बाद में क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो उसकी वजह से ये होगा वो होगा, मतलब फालतू की चीजें आपको सोचनी ही नहीं है। आपको इस वक्त क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है एंड मार्क्स देना है। तो केवल आप वही करते रहिए एंड आपके मार्क्स डेफिनेटली आगे जाते हुए बढ़ेंगे। देखिए जो स्ट्रेस होता है ना, वही एक एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप है, यानी कि अगर आपने स्ट्रेस को अपने लाइफ से हटा दिया तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन वो रियलिटी में चेंज हो जाएगी, डेफिनेट है। इसके अलावा एक कारण ये रह सकता है कि आप क्वेश्चंस को सही से स्किप नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे मैं मैथ्स का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैथ्स में 25 क्वेश्चन आ गए। अब जैसे एग्जाम के एक शिफ्ट में बच्चे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उनके क्वेश्चन सफल हो, किसी के अलग तरीके से हो, किसी के अलग तरीके से हो। तो एक बच्चे के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें कि 5 क्वेश्चन टफ है, लेकिन वो टफ क्वेश्चन 20 के बाद है। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन जो है आपके आसान है, उसके बाद आखिरी के 5 क्वेश्चन टफ है। तो वो तो आराम से करता रहेगा 1 से 20 तक, उसने अच्छे से कर लिया, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, तो उन 5 क्वेश्चंस में वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा या उनको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करेगा। 5 में से वो 2-3 भी कर लेगा तो उसका ठीक हो जाएगा। वहीं वो 5 क्वेश्चंस किसी के शिफ्ट में पहले आ गए, अब हम सारा टाइम लगा देंगे उसी 5 क्वेश्चंस में, तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू का, और हमारा कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। यार ये मुझे आता ही नहीं है कुछ, ये दिमाग में आएगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं क्या करूंगा। उस चक्कर में आगे आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे और उनमें भी सिली मिस्टेक्स वगैरह कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको टफ दिख रहा है तो वो सबके लिए टफ है, सबसे पहले तो दिमाग में बैठा लेना है। अगर मैंने पढ़ रखा है, मेरे को दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है बाकियों को भी दिक्कत आए। तो क्वेश्चंस अगर आपको टफ दिख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको टफ दिख रहा है उसको फिलहाल के लिए आपको छोड़ देना है, और लास्ट में आपको आना है, जब आपके पास आखिरी के 4-5 मिनट होंगे तब उन क्वेश्चंस पे दोबारा आना है। अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो टफ क्वेश्चन सभी के लिए टफ है। ठीक है, आप छोड़ भी सकते हैं उसको। इसके साथ ही अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। देखिए जो भी आपने पढ़ रखा है उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है और 2 से 3 बार रिवाइज करना है। देखिए आप तभी कुछ नया पढ़ना अगर आप श्योर हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लूंगा एग्जाम से पहले 2 या 3 बार। ठीक है, कम से कम 2-3 बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, एक बार भी रिवीजन से काम नहीं बनता है। तो जो भी आप पढ़ेंगे उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा, तभी आप नया पढ़िए, वरना जो आपने पढ़ रखा है उसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगर आपको कोई पार्ट छूट रखा है, लेट्स से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी छूट रखा है, तो आप ज्यादा मत पढ़िए, उसमें भी आप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको आप कवर करके जा सकते हैं। और नहीं भी पढ़ेंगे, जो भी आपने पढ़ रखा है उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके तो अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एक डाउट और था लोगों का कि यार मतलब मॉक्स किस हिसाब से दूं, मतलब जो टेस्ट सीरीज वाले मॉक्स होते हैं वो दूं या प्रीवियस ईयर्स दूं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका प्रीवियस ईयर है, वो आपको छोड़ना नहीं है। हर हाल में अभी से लेकर पिछले 3 साल के जितने भी सेट्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं 100%। अगर आपने अभी तक कोई मॉक देना स्टार्ट नहीं किया है, आप मॉक्स देना स्टार्ट करते हैं एंड आपको पता है आप 30 से 40 ही मॉक्स दे पाएंगे, तो आप केवल प्रीवियस ईयर सेट को ही दीजिए। ठीक है, 30 से 40 सेट दीजिए, मोर देन इनफ होगा। अगर आपके पास टाइम है, आप अभी से मॉक देते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर को भी दीजिए एंड साइड बाय साइड एक मॉक भी दे सकते हैं। ठीक है, एक मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे चल सकते हैं। एक दिन आप प्रीवियस ईयर का सेट दे दीजिए और अगले दिन आप जो टेस्ट सीरीज का मॉक है वो दे दीजिए। एंड ट्राई कीजिए कि आप 2 सीरीज तो एटलीस्ट रखें अपने पास। ठीक है, एक सीरीज भी रख सकते हैं, आप 2 भी रख सकते हैं। मतलब एक में क्या होगा कि यार आप एक ही टाइप का पैटर्न आपको करने को मिलेगा। 2 में क्या होगा, हो सकता है दूसरा जो सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज होगी, उसके क्वेश्चन टफ बनते हो, इस वाले के आसान बनते हो, तो हर टाइप के आपको करने की आदत रहेगी और एग्जाम में किसी भी टाइप का सेट आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। और यार बहुत से बच्चे बोल रहे थे 130 140 आ रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे। सबसे पहली बात, 130 140 आपके अभी मार्क्स में आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो 100% है कि आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। इस वक्त की प्रिपरेशन के बेसिस पे बता रहा हूं कि आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 130 140 एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि ये रॉ स्कोर की बात हो रही है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात नहीं हो रही है, वो बढ़ जाएगा।
ठीक है, अभी हम जैसे एनालिसिस के दौरान भी देखते हैं जो सेट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेट्स, तो उनमें जो आपका रॉ स्कोर 120 130 रहता है तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। मैक्सिमम बता रहा हूं, और भी कम में भी हो जाता है कट ऑफ क्लियर, बट 130 140 आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ तो क्लियर है। बट आपका एम होना चाहिए ऑब्वियसली कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, जिससे क्या हो आपकी रैंक भी इंप्रूव हो, क्योंकि टीयर 1 का बहुत इंपॉर्टेंस है सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों में। ठीक है, दोनों में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो टीयर 1 में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। अब देखिए मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, और धीरे धीरे जैसे आप मॉक देते रहेंगे, आगे 30 से 40 मॉक्स और देंगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे आप मॉक देते रहेंगे। ठीक है, मॉक्स के बेसिस पे बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर करेंगे। एक तो एग्जाम का प्रेशर भी अलग होता है, बहुत सारे बच्चे क्या अभी तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेट्स से 140 150 उनके अभी से आ रहे हैं, और वो 160 170 भी ला सकते हैं मॉक्स में, लेकिन एग्जाम प्रेशर की वजह से उनका काफी सारा पार्ट छूट जाता है या वो सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। 2-3 लोगों को तो मैं ही जानता हूं, मेरे साथ के ही थे, उनका मतलब हमेशा से मॉक्स में अच्छा स्कोर रहा है, लेकिन पता नहीं एग्जाम में उनका एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो यार वो भी चीज आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ा आपको माइंड को अपना पीसफुल रखना है, मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, क्योंकि यार एग्जाम में काफी ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है तो आते हुए क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। ठीक है, तो यार मैंने अपनी तरफ से तो सब आपको रीजंस बता दिए और उनका सोल्यूशन बता दिया, बाकी आपकी प्रिपरेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।